स्वागत। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही दिलचस्प और अहम हिस्से पर गहराई से बात करने वाले हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। जी बिल्कुल, ये अक्सर चर्चा में तो रहते हैं पर शायद उतने समझे नहीं जाते जितना मौलिक अधिकार। सही कहा। हमारे पास भी भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पर आधारित कुछ नोट्स और विश्लेषण हैं। इनमें इन सिद्धांतों से जुड़े कई सवाल और उनके जवाब दिए गए हैं। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से वो खास बातें निकालें जो हमें ये समझने में मदद करें कि भाई ये निदेशक तत्व हैं क्या, क्यों है संविधान में, और वो जो एक बड़ा सवाल है मौलिक अधिकारों के सामने इनकी जगह क्या है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पड़ताल को। सबसे पहला सवाल, ये नीति निदेशक तत्व आखिर हैं क्या और संविधान में कहाँ मिलते हैं? तो ये संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, ठीक है। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो आइडिया है ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। अच्छा, आयरलैंड से? हाँ, असल में ये राज्य के लिए मतलब सरकार के लिए कुछ दिशा निर्देश हैं कि जब वो नीतियां बनाएं या कानून लागू करे तो किन आदर्शों को, किन लक्ष्यों को ध्यान में रखें। आप इन्हें एक तरह से 1935 के भारत सरकार अधिनियम के इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का ही नया रूप समझ सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब सरकार चलाने के लिए निर्देश। बिल्कुल। तो ये सरकार के लिए गाइडलाइंस हो गई। लेकिन एक बात जो इन स्रोतों में बार बार आ रही है वो ये कि इन्हें कोर्ट द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, मतलब नॉन इन्फोर्सेबल हैं। इसका क्या मतलब हुआ फिर, अगर सरकार इन्हें ना माने तो? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर सरकार इन सिद्धांतों पर मान लीजिए कोई नीति नहीं बनाती है या लागू नहीं करती है तो कोई नागरिक अदालत जाकर ये नहीं कह सकता कि सरकार को इन्हें लागू करने का आदेश दो। अच्छा, जैसा कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर होता है ना? हाँ बिल्कुल। अनुच्छेद 37 ये साफ कहता है। तो ये सरकार पर कोई कानूनी बाध्यता मतलब लीगल ऑब्लिगेशन नहीं डालते। तो कानूनी तौर पर बाध्य नहीं है, फिर तो ये एक तरह से सिर्फ अच्छी सलाहें हुई। क्या इनकी कोई असल अहमियत है भी? मतलब क्यों रखा फिर इन्हें? सलाह से कहीं ज्यादा। देखिए, यही बात तो इन्हें इतना दिलचस्प बनाती है। भले ही आप कोर्ट नहीं जा सकते, वही अनुच्छेद 37 जो कहता है कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है, वो ये भी कहता है कि ये तत्व देश के शासन के लिए मूलभूत है, फंडामेंटल। फंडामेंटल शासन के लिए? जी हाँ, और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, ड्यूटी होगी। कर्तव्य? ड्यूटी। तो ये सिर्फ सुझाव नहीं है बल्कि ये संवैधानिक दिशा निर्देश हैं। सरकार से एक गहरी अपेक्षा है कि देश को किस दिशा में ले जाना है। ये विधायिका और कार्यपालिका के लिए आप कह सकती हैं एक नैतिक अनिवार्यता की तरह है। शासन के लिए मूलभूत और राज्य का कर्तव्य, ये वाकई इन्हें काफी वजन देता है, भले ही कोर्ट ना जा सकें। तो फिर संविधान निर्माताओं का इन्हें शामिल करने का बड़ा मकसद क्या था? वो क्या हासिल करना चाहते थे इनके जरिए? कैसा भारत? देखिए, उनका मुख्य उद्देश्य था भारत में सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र ही नहीं बनाना, बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की भी नींव रखना। सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। हाँ, अनुच्छेद 38 इसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना की बात करता है। ये सिद्धांत एक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट का आदर्श सामने रखते हैं। कल्याणकारी राज्य, ये शब्द हम बहुत सुनते हैं। यहाँ इसका क्या मतलब है हमारे स्रोतों के हिसाब से? कल्याणकारी राज्य का मतलब है एक ऐसा राज्य जो सिर्फ आप कहें पुलिस का काम ना करे, मतलब सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर और देश की सुरक्षा तक ही सीमित न रहे। अच्छा। बल्कि जो सक्रिय रूप से एक्टिवली अपनी नागरिकों की भलाई का जिम्मा उठाए, खासकर समाज के कमजोर और वंचित तबकों के कल्याण का, और सबके लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने की कोशिश करे। ये सिद्धांत भारत को एक आधुनिक, प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने का रास्ता दिखाते हैं, न कि कोई धार्मिक राज्य या सिर्फ पूंजीवादी हितों वाला देश। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, सामाजिक आर्थिक न्याय और कल्याणकारी राज्य। अब उस उलझन पर आते हैं जो अक्सर खड़ी होती है। अगर कभी मौलिक अधिकारों जो कोर्ट द्वारा लागू होते हैं और इन निदेशक तत्वों जो नहीं होते में टकराव हो जाए तो क्या होगा? किसकी चलेगी? हाँ, ये क्लासिक सवाल है और इसका जवाब भी मतलब समय के साथ बदला है, विकसित हुआ है। शुरुआत में 1951 में एक केस था
मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन, हाँ, उसका जिक्र है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि अगर टकराव होता है तो मौलिक अधिकार ही ऊपर रहेंगे, निदेशक तत्व नीचे। यानी फंडामेंटल राइट्स विल प्रिवेल। बिल्कुल। उस समय यही कहा गया कि आप निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों को कम या खत्म नहीं कर सकते। तो क्या आज भी यही स्थिति है कि मौलिक अधिकार हमेशा ही भारी पड़ेंगे? नहीं, पूरी तरह से नहीं। स्थिति अब ज्यादा संतुलित है, थोड़ी नुआंस्ड है। एक बड़ा मोड़ आया था 25वें संविधान संशोधन से 1971 में। 25वां संशोधन, ठीक है। उसने एक नया अनुच्छेद जोड़ा, 31 ग, आर्टिकल 31C। इसने कहा कि अगर सरकार अनुच्छेद 39 ख और 39 ग को लागू करने के लिए कोई कानून बनाती है। ये कौन से 39 ख और ग? ये जुड़े हैं समाज के जो भौतिक संसाधन हैं, उनके बंटवारे से और धन का संकेंद्रण, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, उसे रोकने से। ओके, यानी आर्थिक बराबरी वाले सिद्धांत। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण समाजवादी सिद्धांत हैं ये। तो 31C ने कहा कि इन दो सिद्धांतों को लागू करने वाले कानून को इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि वो अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार या अनुच्छेद 19 यानी स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। अच्छा, तो यहाँ तो निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई। हाँ, इन दो खास मामलों में। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बाद में मिनर्वा मिल्स जैसे केस आए। उनमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, मौलिक अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच संतुलन और सामंजस्य, बैलेंस एंड हार्मनी, ये खुद संविधान के मूल ढांचे का, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। संतुलन और सामंजस्य। जी। तो आज की स्थिति ये है कि अदालतें दोनों के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश करती हैं। बल्कि कई बार तो निदेशक तत्व, मौलिक अधिकारों पर जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उनकी रीजनेबिलिटी, यानी वो प्रतिबंध तर्कसंगत हैं या नहीं, ये जांचने में भी मददगार होते हैं। अच्छा, तो एक संतुलन साधने की कोशिश है। ये समझने के बाद चलिए कुछ प्रमुख निदेशक तत्वों पर नजर डालते हैं। हमारे स्रोतों में कई अनुच्छेदों का जिक्र है, इनसे शायद इनकी मंशा और साफ होगी। बिल्कुल। वैसे तो संविधान में ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं है, पर समझने के लिए इन्हें हम अक्सर समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक सिद्धांतों में बांटकर देखते हैं। हाँ, ये पढ़ने में आता है। तो जैसे अनुच्छेद 39 में कई समाजवादी झलक वाली बातें हैं। 39A कहता है कि सभी नागरिकों को स्त्री पुरुष समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन मिले। और 39D, जो बहुत चर्चित है, समान कार्य के लिए समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। हाँ, ये तो बहुत सुना है। इसी को लागू करने के लिए 1976 में वो समान पारिश्रमिक अधिनियम, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट भी बना था। अच्छा, वो इसी से निकला है। जी। फिर अनुच्छेद 39A है, जिसे 42वें संशोधन से जोड़ा गया। ये समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब फ्री लीगल एड की बात करता है। ये भी बहुत जरूरी है। हाँ, सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम। और गांधीवादी सिद्धांतों वाले कुछ उदाहरण क्या? हाँ, कई हैं जो सीधे गांधी जी के विचारों से प्रेरित लगते हैं। जैसे अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायत वाला। बिल्कुल। ग्राम पंचायतों का संगठन, उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई बनाना, ये तो गांधी जी का सपना था। हाँ। फिर अनुच्छेद 43 है, ये कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, लिविंग वेज की बात तो करता ही है, साथ ही ग्रामीण इलाकों में कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्रीज को सहकारी या व्यक्तिगत स्तर पर बढ़ावा देने की भी बात करता है। कुटीर उद्योग, ये भी गांधी जी के लिए बहुत अहम था। बहुत। और मनरेगा जैसे कार्यक्रम को कई लोग अनुच्छेद 43 को लागू करने की एक कोशिश के तौर पर देखते हैं। अच्छा, ये एक कनेक्शन है। फिर अनुच्छेद 43B, जो बाद में 97वें संशोधन से जुड़ा, वो सहकारी समितियों, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ावा देने की बात करता है। ये भी गांधीवादी सोच है। अनुच्छेद 46 में SC, ST और दूसरे कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और उनके शोषण को रोकने का निर्देश है। ये भी गांधीवादी है। हाँ, और अनुच्छेद 47, जिसमें पोषण स्तर सुधारने, जीवन स्तर ऊंचा करने और नशीले पेयों पदार्थों पर रोक लगाने की बात है। शराबबंदी वाला। हाँ, वो इसी में आता है। और अनुच्छेद 48, जो कृषि और पशुपालन को आधुनिक बनाने के साथ साथ गायों और दूसरे दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने का प्रयास करने को कहता है। ये सब गांधीवादी विचारधारा की छाप दिखाते हैं। काफी सारे हैं गांधीवादी। अब वो सिद्धांत जो ज्यादा
उदार या आधुनिक सोच वाले लगते हैं, लिबरल इंटेलेक्चुअल जिन्हें कहते हैं। हाँ, उनमें भी कई बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे अनुच्छेद 44। यूनिफॉर्म सिविल कोड। जी, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लाने का प्रयास करना। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना भी बताया जाता है, हालांकि हमेशा से एक संवेदनशील और बहस का मुद्दा रहा है। बिल्कुल। फिर अनुच्छेद 45, जिसे 86 में संशोधन ने बदला, अब ये 6 साल तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा की बात करता है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। हाँ, पहले इसमें 14 साल तक की शिक्षा थी, जो अब मौलिक अधिकार बन गया है। बिल्कुल, अनुच्छेद 21A के तहत। अच्छा, फिर है अनुच्छेद 48A, ये भी 42 संशोधन से जुड़ा। ये पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा की बात करता है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ये तो आज के समय में बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये अब अनुच्छेद 51AG में एक मौलिक कर्तव्य भी है। अच्छा, ये डीपीएसपी भी है और फंडामेंटल ड्यूटी भी। जी हाँ। फिर अनुच्छेद 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। हाँ, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बुनियादी सिद्धांत है। हाँ, शक्तियों का पृथक्करण। और आखिर में अनुच्छेद 51, जो भारत की विदेश नीति का आधार है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, देशों के बीच न्यायपूर्ण संबंध बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करना और विवादों को शांति से सुलझाना। वाह, ये तो वाकई सामाजिक न्याय से लेके ग्राम स्वराज, पर्यावरण और अंतर्राष्ट्रीय शांति तक, मतलब एक बहुत बड़ा कैनवस है इनका। हाँ। आपने 42वें संशोधन का कई बार जिक्र किया, जिसने कई नए तत्व जोड़े। क्या इसमें स्वर्ण सिंह समिति की कोई भूमिका थी, जिसका जिक्र स्रोतों में है? हाँ, बिल्कुल। स्वर्णिंग समिति का गठन ही हुआ था आपातकाल के दौरान, और उसे ये भी देखना था कि क्या निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अच्छा। इसी समिति की सिफारिशों पर 1976 में वो 42वां संशोधन हुआ, जिसे मिनी संविधान भी कहते हैं। इसने न सिर्फ मौलिक कर्तव्य जोड़े, बल्कि 3 नए निदेशक तत्व भी शामिल किए। अनुच्छेद 39A, निःशुल्क कानूनी सहायता, 43A, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी, और 48A, पर्यावरण संरक्षण। तो 3 नए डीपीएसपी आए 42वें संशोधन से। जी, और बाद में 44th संशोधन 1978 ने अनुच्छेद 38 में एक और बात जुड़ी कि राज्य आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। यानी असमानता कम करना भी एक लक्ष्य बना। हाँ। इन तत्वों पर संविधान सभा में और बाद के विशेषज्ञों ने कुछ बहुत दिलचस्प टिप्पणियां भी की हैं, है ना? हाँ। हमारे स्रोतों में कुछ कोट्स हैं। हाँ, बिल्कुल। और वो टिप्पणियां इनके दोहरे चरित्र को, मतलब इनकी ताकत और इनकी सीमा, दोनों को अच्छे से दर्शाती हैं। जैसे केटी शाह ने संविधान सभा में थोड़ी निराशा से कहा था कि ये तो एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा से करेगा। हाँ, ये बहुत फेमस कोट है, मतलब कि सरकार की मर्जी पर है। बिल्कुल। ये इनकी नॉन इन्फोर्सिबिलिटी पर एक तरह का कटाक्ष था। वहीं दूसरी तरफ ग्रानविली ऑस्टिन जैसे विद्वान ने इन्हें संविधान की आत्मा, कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान का सामाजिक दर्शन कहा, जो इनके महत्व को दिखाता है। संविधान की आत्मा? जी। और खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने इन्हें संविधान की अनूठी विशेषता बताया था। अनूठी विशेषता? हाँ। तो आप देख सकते हैं कि इन्हें लेकर उम्मीदें भी बहुत थीं और कुछ चिंताएं भी थीं कि ये लागू कैसे होंगे। ये विरोधाभास तो है। अच्छा, अब समझने में और स्पष्टता लाने के लिए क्या हम कुछ ऐसी चीजों की लिस्ट बना सकते हैं जो हमारे स्रोत साफ तौर पर बताते हैं कि वो निदेशक तत्व नहीं है? कभी-कभी ये जानना भी बहुत जरूरी होता है कि क्या शामिल नहीं है, ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। हाँ, ये अच्छा नुक्ता है। कंफ्यूजन से बचने के लिए ये जरूरी है। तो स्रोतों के हिसाब से देखें तो ये चीजें निदेशक तत्व नहीं है। जैसे अस्पृश्यता का अंत, वो अनुच्छेद 17 है, एक मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, ठीक। सूचना का अधिकार, RTI, ये एक कानूनी अधिकार है। हालांकि कोर्ट ने इसे अनुच्छेद 19 और 21 का हिस्सा माना है, पर यह DPSP नहीं है। ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 25 से 28 मौलिक अधिकार है। हाँ। कानून के सामने समानता, अनुच्छेद 14 मौलिक अधिकार। राइट। सरकारी नौकरियों में भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 16, ये भी मौलिक अधिकार है। वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, ये अनुच्छेद 51A में है, जो कि एक मौलिक कर्तव्य है, DPSP नहीं।
मौलिक कर्तव्य, प्रौढ़ शिक्षा, अडल्ट एजुकेशन, इसका डीएसपी में सीधा उल्लेख नहीं मिलता। और बाल श्रम का निषेध अनुच्छेद 24 या बेगार का निषेध अनुच्छेद 23, ये भी मौलिक अधिकार हैं। हाँ, ये लिस्ट वाकई फर्क साफ करती है कि कौन सी चीज संविधान के किस हिस्से में आती है और उसका स्टेटस क्या है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो हम कह सकते हैं कि राज्य के नीति निदेशक तत्व हमारे संविधान का वो ज़मीर हैं, वो गाइडिंग लाइट हैं, जो सरकारों को लगातार याद दिलाते रहते हैं कि उन्हें किस तरह का समाज बनाने की दिशा में काम करना है। बिल्कुल। ये कानूनी तौर पर बाध्यकारी ना होते हुए भी देश के शासन के लिए बुनियादी हैं, फंडामेंटल हैं, और इनका लक्ष्य है सामाजिक और आर्थिक न्याय और एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। एकदम सही कहा। और हमने देखा कि समान काम के लिए समान वेतन हो या समान नागरिक संहिता लाने का प्रयास हो, ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण हो, पर्यावरण की रक्षा हो, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो या फिर विश्व शांति, कितने बड़े और महत्वपूर्ण लक्ष्य इनमें शामिल हैं। ये सिद्धांत सच में हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता और उनके सपनों के भारत की एक तस्वीर पेश करते हैं। आज की इस बातचीत के बाद मेरे जहन में एक सवाल घूम रहा है और शायद हमारे श्रोता भी इस पर सोचना चाहें। ये जानते हुए कि ये सिद्धांत कोर्ट द्वारा सीधे लागू नहीं करवाए जा सकते, पिछले 7 दशकों में भारत को एक वास्तविक कल्याणकारी और बराबरी वाला समाज बनाने में ये कितने कामयाब रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। क्या ये केवल संविधान की किताबों में लिखे खूबसूरत आदर्श बनकर रह गए, या इन्होंने सचमुच हमारी नीतियों और कानूनों को दिशा दी है, उन्हें प्रभावित किया है, और सबसे जरूरी, भविष्य में इनके लक्ष्यों को और प्रभावी ढंग से हासिल करने के लिए, इन्हें लागू करने के लिए क्या रास्ते हो सकते हैं? इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल, आत्ममंथन का विषय है ये। सुनने के लिए धन्यवाद।